हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स डाटा एनालिसिस। इसके लिए इन्हेंसमेंट कोर्स है ये आपका। इसकी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर की। आज हम करेंगे नमूनाकरण क्या है। नमूनाकरण जनसंख्या का पर्याप्त विवरण और मजबूत निष्कर्ष प्रदान करने के लिए अवलोकन का चयन करने की प्रक्रिया है। नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि है। नमूने 2 प्रकार के होते हैं, गैर संभावित नमूना और संभावित नमूना चयन। सैंपल्स 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स और प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। प्रोबेबिलिटी जो सैंपल्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, जजमेंट और कन्वेनियंस। और प्रोबेबिलिटी जो सैंपल्स होते हैं वो होते हैं सैंपल रैंडम, सर्टिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। नमूना होता क्या? नमूना इज ए सैंपल, यानी जैसे कि आपकी मदर घर में चावल बनाने के लिए नहीं आती तो वो थोड़े से चावलों को चेक करती हैं पहले कि बनाने से पहले कि वो चावल अच्छे हैं या कैसे निकलेंगे, तो वो उसको क्या करती है, वो नमूना लेती हैं, थोड़ा सा उसको चेक करती है बनाने के लिए। ऐसे ही नमूना होता है, उसको हम जनसंख्या नापने के लिए नमूना का यूज़ करते हैं। नमूनाकरण में बुनियादी शर्तें, इसमें कौन कौन सी शर्तें होती हैं नमूने में वो देख लेते हैं। नए दर्शन पर चर्चा करने से पहले इसमें प्रयुक्त मूल शब्दों पर चर्चा करें। नमूना तत्व। नमूना एक मामला या एक इकाई जिसे जनसंख्या से चुना जाता है। एक मामला हो या एक इकाई हो जिसको पॉपुलेशन हो उसमें से चुना जाता है, उसमें से सिलेक्ट किया जाता है और किसी तरह से मापा जाता है। और फिर किस तरह से उसको मापा जाता है, विश्लेषण का आधार, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, एक चीज़, विशिष्ट समय आदि। यानी कि हम विश्लेषण किसका आधार पर कर सकते हैं, एक व्यक्ति के या एक चीज़ पर या एक विशिष्ट समय के आधार पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ब्रह्मांड सभी संभावित तत्वों का सैद्धांतिक एकत्रीकरण समय और स्थान के लिए अनिर्दिष्ट, जैसे विश्वविद्यालय। जनसंख्या समय और स्थान द्वारा परिभाषित किए गए सर्वेक्षण के लिए परिभाषित निर्दिष्ट तत्वों का सैद्धांतिक एकत्रीकरण। उदाहरण के लिए 2009 में ड्यू छात्र। जनसंख्या समय और स्थान द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसको सर्वेक्षण किया गया था, उसको परिभाषित किया गया था, वो कहाँ का गया था। उदाहरण के लिए 2009 में ड्यू छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र का। नमूना या लक्षित जनसंख्या उस जनसंख्या का एकत्रीकरण जिससे वास्तव में नमूना लिया गया, उस जनसंख्या का एकत्रीकरण करना जिससे कि वास्तव में रियलिटी में नमूना लिया गया है। उदाहरण के लिए 2009 से 2010 के शैक्षणिक वर्ष में ड्यू। नमूना फ्रेम एक विशिष्ट सूची जो जनसंख्या के सभी तत्वों का बारीकी से अनुमान लगाती है। एक विशिष्ट सूची जो कि जनसंख्या के जो सभी तत्व हैं उनका बारीकी से अनुमान लगाती है। इसमें शोधकर्ता अध्ययन नमूना, जो रिसर्चर है वो अध्ययन नमूना 2009 से 2010 में ड्यू छात्रों का डेटाबेस बनाने के लिए कई इकाइयों का चयन करता है। जो एक रिसर्च करता है वो ड्यू के छात्र जो हैं उनका डेटाबेस बनाने के लिए वे कई इकाइयों का चयन करते हैं जिससे कि वो डेटाबेस तैयार करते हैं। नमूना मामलों का एक समूह जो एक बड़े पुल से तैयार किया जाता है। मामलों का एक समूह जो कि बड़े पुल से तैयार किया जाता है और जनसंख्या के बारे में सामान्यीकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। जनसंख्या के बारे में सामान्यीकरण निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है नमूने का। अनुमानक जब किसी पैरामीटर का अनुमान लगाने के लिए किसी आंकड़े का उपयोग किया जाता है तो उसे अनुमानक कहा जाता है। यानी कि जब किसी पैरामीटर के द्वारा उसका अनुमान लगाने के लिए किसी आंकड़े का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुमानक कहा जाता है। अनुमानक के एक विशेष मूल्य को अनुमान कहा जाता है। अनुमानक के ही एक विशेष मूल्य को अनुमान कहा जाता है। गैर संभाव्यता नमूना कोई भी नमूना प्रक्रिया जो नमूने में शामिल होने के लिए जनसंख्या में प्रत्येक तत्व के लिए कुछ गैर शून्य संभावना सुनिश्चित नहीं करती। कोई भी नमूना प्रक्रिया जो प्रोसेस है नमूने की, वो नमूने में शामिल होने के लिए जनसंख्या में प्रत्येक तत्व के लिए कुछ गैर शून्य संभावना सुनिश्चित नहीं करती है। गैर संभाव्यता नमूनाकरण की श्रेणी से संबंधित होगी। जो कि गैर शून्य संभावना सुनिश्चित नहीं करती वो क्या होगी, गैर संभाव्यता नमूने की एक श्रेणी से संबंधित होगी। इस मामले में
प्रगणक के निर्णय या सुविधा के आधार पर नमूने लिए जा सकते हैं। आमतौर पर अध्ययन की शुरुआत में पूरा नमूना तय नहीं किया जाता है। आमतौर पर क्या किया जाता है, जब नमूने की शुरुआत की जाती है, किसी भी काम को स्टडी करने की शुरुआत की जाती है, उसमें पूरा नमूना नहीं लिया जाता है, थोड़ा सा उसका पार्ट लिया जाता है, फिर उसी से पूरे नमूने का पता लगाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ते हैं ये विकसित होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस पर स्टडी बढ़ती रहती है ये विकसित होता रहता है, डेवलप होता रहता है। संभवतः नमूने के इस डिज़ाइन में हम एक नमूना चुनने के लिए मौके का उपयोग करते हैं। नमूने को संयोग से चुना जाता है और मौके का उपयोग करते हैं कि मौके पर वो नमूना मिलेगा, फिर उसमें से संयोग से एक नमूना चुना जाता है जिसमें पूर्व सूचना उपलब्ध होती है कि कौन से नमूने चुने जा सकते हैं, जिसमें कि पूरी सूचना उपलब्ध होती है, पूर्व सूचना उपलब्ध होती है कि कौन सा नमूना चुना जाना है, कौन सा नमूना सिलेक्ट करना है। और प्रत्येक नमूने के चुने जाने की संख्या संभावनाएं हैं, और प्रत्येक चुने जाने की जो नमूना है उसे चुने जाने की क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। जनसंख्या की प्रत्येक वस्तु के नमूने के लिए चुने जाने की एक ज्ञात संभावना होती है, और प्रत्येक नमूने में जो वस्तु हैं उनके चुने जाने की एक ज्ञात संभावना। जनसंख्या की प्रत्येक वस्तु के नमूने के लिए चुने जाने की एक ज्ञात संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि इसी नमूने को हमें सिलेक्ट करना है। और विशेष रूप से ये नमूने होते हैं, इनमें गणितीय गुण होते हैं। फर्स्ट, जनसंख्या से भिन्न नमूनों को परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि हम उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं जो जनसंख्या की किसी विशेष नमूने से संबंधित है। यानी कि जनसंख्या जो विभिन्न नमूने हैं उनको परिभाषित किया जा सकता है, और इसका अर्थ यह होता है कि हम उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं जो कि जनसंख्या की विशेष नमूने से संबंधित होती हैं। और प्रत्येक नमूने में चयन की एक ज्ञात संभावना होती है, और प्रत्येक नमूने में उसे सिलेक्ट करने की, उसे चूज करने की पॉसिबिलिटी होती है, और इसके चयनित होने की समान या असमान संभावनाएं हो सकती हैं। नमूने से अनुमान की गणना करने की विधि बताई जानी चाहिए, और एक विशिष्ट नमूने के लिए अद्वितीय नमूनों की ओर ले जाना चाहिए। यानी कि एक नमूने से उसके अनुमान की जो गणना है, उसकी जो प्रोसेस है, उसके बारे में बताया जाना चाहिए, और एक विशिष्ट नमूने के लिए अद्वितीय नमूनों की ओर ले जाना चाहिए। तो उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि नमूना अनुमान लगाने के अलग अलग मदों पर माप का औसत है। और ये कहा जा सकता है कि जो अनुमान जो है वो नमूने के अलग अलग मदों पर माप का औसत है। यह नमूनाकरण प्रक्रिया अनुमानों के अवरित वितरण की गणना के लिए उत्तरदायी है। और ये जो नमूनाकरण की जो प्रोसेस है वो अनुमानों की आवर्तित वितरण की गणना के लिए उत्तरदायी है। और प्रत्येक नमूने के लिए जब दोहरा नमूनाकरण किया जाता है तो हम जानते हैं कि विशेष नमूनों को कितनी बार चुना गया, और हम ये जानते हैं कि कितने नमूने हैं, जो कौन कौन से नमूने हैं जिनको कितनी बार सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद नमूने से अनुमान लगाया जाएगा। इस प्रकार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित नमूना सिद्धांत विकसित किया जा सकता है। साथ ही इस प्रक्रिया के लिए यह महसूस किया गया है कि नमूना सिद्धांत और सामान्य वितरण के उपयोगों से नमूने से किए गए अनुमानों में अपेक्षित त्रुटि की मात्रा का लगभग अनुमान लगाया जा सकता है। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो करते हैं नमूने, वो प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। नमूने लेने की कुछ विधियां निम्नलिखित है, और नमूने लेने की किस प्रकार से हम नमूने लेते हैं, किस प्रकार से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, उसकी भी काफ़ी सारी विधियाँ हैं। फर्स्ट आती है सामान्य उद्देश्य रहित नमूना। सामान्य उद्देश्य रहित नमूना यह n इकाइयों के जनसंख्या आकार में n आकार का एक नमूना प्राप्त करने की एक विधि है। ये कौन सी विधि है? n आकार का एक नमूना प्राप्त करने की एक विधि है। जैसे कि चुने गए NCN नमूनों में से प्रत्येक के चुने जाने की समान संभावना है। सटीक होने के लिए यादृच्छिक चर x1 x2 और इसके आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर आ जाएगा हमारा xn को आकार n का एक साधारण यादृच्छिक नमूना बनाने के लिए कहा जाता है यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं। तो अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएं तो इसका नमूना तैयार करने के लिए कहा जाता है। c स्वतंत्र यादृच्छिक चर है और प्रत्येक c की समान संभावना है। तब एक्सिस को स्वतंत्रता और समान रूप से वितरित कहा जाता है। यादृच्छिक नमूनाकरण तब संभव है यदि नमूना प्रतिस्थापन के साथ या एक अंत संख्या से है, जिस स्थिति में
एक्स इज की संभावना बराबर है और एक्स इज स्वतंत्र हो जाती है। ऐसी कई तरीके हैं जिनमें से हम यादृच्छिक नमूने प्राप्त करते हैं। एक लॉटरी पद्धति, जिसमें जनसंख्या की अलग अलग इकाइयों को एक संख्या आवंटित की जाती है, यानी कि लॉटरी की पद्धति होती है। लॉटरी में जो विभिन्न कई सारे लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, हम लॉटरी के टिकट खरीद लेते हैं और उस लॉटरी के टिकट में कई सारी संख्याएं दी जाती हैं, उनके आवंटित किया जाता है संख्याओं को, जिसके बाद में कागज़ की पर्चियों पर डाल दिया जाता है। संख्या को लिखा जाता है और कागज़ की पर्चियों पर डाल दिया जाता है। फिर इन पर्चियों को फेरबदल किया जाता है, यानी कि उसमें डाल देते हैं, फिर उनको उछाला जाता है और फिर आवश्यक संख्याओं जो नमूना आकार का गठन करते हैं एक यादृच्छिक ड्रॉ किया जाता है। कि ड्रॉ में जिसका नाम निकल जाएगा यह एक यादृच्छिक नमूना बनाता है। दूसरी विधि यादृच्छिक प्रत्यचन संख्याओं का उपयोग करना है। इस प्रतिचयन पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण संभाव्यता आवंटन निकालना सबसे आसान है। साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन में नमूने के प्रत्येक xi की p = n/n सफलता की संख्या अवलोकन की कुल संख्या की समान प्रायिकता है। यह नमूने की सभी इकाइयों को एक यादृच्छिक तंत्र का उपयोग करके चुना जाता है। उदाहरण के लिए एक राष्ट्रीय फास्ट फूड श्रृंखला अपने उपभोक्ताओं के स्वाद का नमूना लेने के लिए 50 में से 5 राज्यों को बेतरतीब ढंग से चुनना चाहती है। एक साधारण यादृच्छिक नमूना यह सुनिश्चित करेगा कि आकार 5 के 50C5 = 2118760 नमूने के अध्ययन में प्रयोग किए जाने की समान संभावना होगी। व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण SRS यह तब उपयोग होता है जब जनसंख्या इकाइयों को यादृच्छिक रूप से क्रमबद्ध या सूचीबद्ध किया जाता है। इस नमूने को जब उपयोग किया जाता है जब संख्याओं को या इकाइयों को क्रमबद्ध या सूचीबद्ध किया जाता है, यानी 1 2 3 के रूप में उनको लिखा जाता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए उस मामले में जहां घरों को बेहतर ढंग से पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। मान लीजिए किसी दिए गए शहर में यादृच्छिक रूप से कुछ घरों का चयन किया जाना है। यह व्यवस्थित नमूनाकरण का उपयोग किया जाता है क्योंकि घरों को आमतौर पर पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। घरों को आमतौर पर किस पर किया जाता है? पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसीलिए जब हम घरों का नमूना लेंगे तो उसके लिए हम व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण का यूज़ करेंगे और इस प्रकार गिने जाते हैं। पहले घर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और फिर अगले 10वें या 15वें घर को व्यवस्थित रूप से चुना जाता है। ये तो पहले घर को चुना जाता है, फिर उसके बाद 10वें या 15वें घर को व्यवस्थित रूप से चुना जाता है। इस व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। इसे को क्या कहते हैं? व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। व्यवस्थित नमूनाकरण में नमूना इकाइयों को केवल पहली इकाई से यादृच्छिक चयन के साथ फ्रेम में एक दूसरे के समान दूरी पर चुना जाता है। गुणवत्ता परीक्षण के लिए उत्पादन या असेंबली लाइन से वस्तुओं का चयन करते समय एक और आबादी जिसमें व्यवस्थित नमूनाकरण का उपयोग किया जाता है। एक निर्माता उत्पादन लाइन पर पहली वस्तु को यादृच्छिक रूप से चुना जा सकता है। इसके बाद नमूने के लिए प्रत्येक 20वीं वस्तु का चयन किया जाता है, यानी कि पहले को कर लिया जाता है, फिर उसके सामने जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद प्रत्येक 20वें वस्तु का चयन किया जाता है। SRS के कदम, इसके कौन कौन से कदम हैं वो देख लेते हैं। नमूना आकार पर निर्णय लें, या नमूना का कौन कौन से आकार है, कौन कौन से टाइम है, तो उसके आकार पर n व्यक्तियों के फ्रेम को k व्यक्तियों के समूह में विभाजित करें, यानी कि जो n व्यक्ति का जो फ्रेम है उसको k से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि k = n/n। यादृच्छिक रूप से पहले समूह से एक व्यक्ति का चयन करेंगे और जो पहला समूह है इसमें से एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, फिर जो दूसरा समूह होगा उसमें से भी व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रत्येक केथ यानी कि n = 40, n = 4 और k = 10, यानी फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में सिलेक्ट कर रखा है ये व्यक्तियों की संख्या है, ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप में से जो सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप होगा, फिर उसमें से फर्स्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उस थर्ड ग्रुप होगा उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा। इसी के आधार पर नमूने लिए जाते हैं।
इन नमूनाकरण की जो तकनीकें हैं उन दिनों की सिफारिशों का आमतौर पर जब की जाती है जब सभी जनसंख्या इकाइयां जो हैं वो अपेक्षाकृत सजातीय हों। स्तरीय अनियमित नमूने का चुनाव, यह विधि तब अपनाई जाती है जब जिस जनसंख्या से नमूना लिया जाना है वह विषम मांगी हो, यानी कि हेट्रोजीनियस हो। फिर हम विषम समूहों को समरूप समूहों से विभाजित करते हैं, यानी हेट्रोजीनियस को फिर होमोजीनियस से डिवाइड करते हैं, जिन्हें स्टेट कहा जाता है। और फिर प्रत्येक स्टेटम में से यादृच्छिक नमूने लेते हैं। फिर जो स्टेटिक नमूने होते हैं उनमें से सिलेक्ट करते हैं। विषम समूह या उप जनसंख्या को गैर अतिव्यापी होना चाहिए और स्तर की सभी इकाइयों को जोड़ने से हमें जनसंख्या की कुल इकाइयों की जनसंख्या मिलती है। यानी कि जब हम सभी जनसंख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें से हमें कुल जो इकाइयों की जो संख्या होती है वो मिलती है। कदम, कुछ सामान्य विशेषताओं के अनुसार जनसंख्या को 2 या 2 से अधिक उप समूहों में विभाजित करें, यानी कि कुछ जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको उनके अनुसार जनसंख्या को 2 या 2 से अधिक समूहों में डिवाइड करें। स्तर कहा जाता है, डिवाइड का स्तर कहा जाता है। और प्रत्येक उप समूह से एक साधारण यादृच्छिक नमूना चुना जाता है और जो प्रत्येक समूह होते हैं सिलेक्ट करते हैं समूह, उनमें से एक को लिया जाता है जिसमें नमूना आकार स्तर के आकार से अनुपात में होता है। और जिसका क्या किया जाता है, नमूना आकार जो होता है वो स्तर के आकार से उसका अनुपात में होता है। उप समूहों के नमूने एक में संयुक्त होते हैं, जो उप समूह हैं उनके नमूने एक में संयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पॉपुलेशन डिवाइड इनटू 4 स्टेट। ये ग्रुप ले रखे हैं चारों और इनमें से सिलेक्ट कर रखा है। स्तरीयकृत यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रशासनिक सुविधा स्तरीकरण के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी के विभिन्न भौगोलिक स्तरों में क्षेत्रीय कार्यालय हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक जनसंख्या के एक भाग के लिए सर्वेक्षण का पर्यवेक्षण कर सकते हैं, यानी कि जिसमें से प्रत्येक जनसंख्या में से एक भाग लेंगे उसका सर्वेक्षण के लिए पर्यवेक्षण कर सकते हैं। जनसंख्या के विभिन्न भागों के लिए नमूनाकरण की समस्या काफ़ी भिन्न होती है और जनसंख्या के जो विभिन्न भाग हैं उनके लिए जो नमूनाकरण किया जाता है उसकी समस्या काफ़ी भिन्न हो सकती है, काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए संस्थानों जैसे होटल, अस्पताल, जेल में रहने वाले लोगों को अक्सर सामान्य घरों में रहने वाले लोगों से अलग स्तर पर रखा जाता है। यानी कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जो होटल में रहते हैं लोग या अस्पताल में रहते हैं या फिर जेल में रहते हैं, तो उन लोगों को जो सामान्य घरों में रहते हैं लोग उनके स्तर से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि नमूने के लिए एक अलग दृष्टिकोण 2 स्थितियों के लिए उपयुक्त है। क्योंकि नमूने के लिए एक अलग दृष्टिकोण जो होगा वो 2 स्थितियों के लिए उपयुक्त होगा। लोगों की जनसंख्या को आय समूह के विभिन्न स्तरों में भी विभाजित किया जा सकता है। लोगों की जो जनसंख्या है उसको जो आय जो इनकम अर्न करें उसके बिहाफ पर भी उनको डिवाइड किया जा सकता है, उनको विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण उच्च माध्यम आय समूह, निम्न माध्यम आय समूह और निम्न आय समूह जो नमूनेकरणों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। यानी कि आय के बिहाफ पर भी उनको डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम है, फिर जिसकी बहुत से थोड़ी कम, फिर निम्न आय मध्यम यानी कि मिड में है जो, और फिर बहुत ज़्यादा कम है जिसकी इनकम। उसके अनुसार हम 4 तरीकों से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नमूने को तैयार कर सकते हैं। स्तरीयकरण एक विषम आबादी को उप जनसंख्या में विभाजित कर पूरी आबादी की विशेषताओं साधारणतः यादृच्छिक नमूने की तुलना में के अनुमानों को सटीकता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक आंतरिक रूप से सजातीय है। प्रत्येक स्तर के नमूनों को पूरी आबादी के लिए सटीक अनुमान में जोड़ा जा सकता है। नमूने का आकार जनसंख्या, परिवर्तनशील जनसंख्या मुद्दों, आर्थिक कारकों, प्रतिभागियों की उपलब्धता और समस्या के महत्व सहित विभिन्न विचारों पर निर्भर करता है। कुछ हैं जो कि ये हैं उसमें से एक चरम मामला लेते हुए यदि कोई परिवर्तनशीलता नहीं है, यानी यदि जनसंख्या के सभी सदस्य बिल्कुल समान हैं, तो आकार 1 का नमूना
100 या किसी अन्य संख्या के नमूने के समान ही अच्छा है। इसलिए जितनी बड़ी परिवर्तनशीलता उतना बड़ा नमूना आकार आवश्यक है। जितना बड़ी परिवर्तनशीलता होगी उतना ही बड़ा नमूना का आकार आवश्यक है। दूसरा विचार नमूना में विश्वास है। दूसरा विचार क्या है कि नमूने में विश्वास है। जितना बड़ा नमूना का आकार उतना ही अधिक आत्मविश्वास, जितना बड़ा नमूने का आकार होता है उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए। कई स्थितियों में नमूना आकार तय करने के लिए आत्मविश्वास के स्तर का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है, जैसे कि हम अगली इकाई में देखेंगे, अगले चैप्टर में हम इसको देखेंगे। आमतौर पर जनसंख्या मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने में नमूने की सटीकता और नमूना आकार से जुड़ी लागतों के बीच एक व्यापार बंद होता है। नमूना जितना बड़ा अधिक होगा उतना ही वो अस्वस्थ भी हो सकता है। यह सटीक रूप से दर्शाता है कि जनसंख्या में क्या मौजूद है, लेकिन बड़े नमूने बेहद महंगे और समय लेने वाले हो सकते हैं। जो बड़े नमूने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाले हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनमें टाइम भी लग सकता है। और एक छोटा सा नमूना कम खर्चीला और समय लेने वाला है, और जो एक छोटा नमूना लेते हैं हम उसमें समय भी कम खर्च होगा और हमारा कम खर्चीला भी होगा, उसमें पैसे भी कम लगेंगे, हमारा खर्चा भी कम होगा, उसमें टाइम भी कम लगेगा। लेकिन एक जो बड़ा नमूना होगा उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा, लेकिन यह उतना ही सटीक नहीं है। इसलिए जनसंख्या मूल्यों की भविष्यवाणी की न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम सटीकता की आवश्यकता वाली स्थितियों में बड़े नमूने की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में जहां अधिक त्रुटि को सहन किया जा सकता है, छोटे नमूने करेंगे। लाखों व्यक्तियों को सामान्य बनाने के लिए अपेक्षाकृत छोटे नमूनों का उपयोग करना असामान्य नहीं है। यानी कि जो छोटे नमूने होते हैं उनका सभी जगह उपयोग नहीं किया जा सकता, कि बड़ी जब हमें कैलकुलेशन निकालनी तो उसके लिए हमें बड़े नमूने की आवश्यकता होती है। अगर हमें लाखों व्यक्तियों को सामान्य बनाने के लिए अपेक्षाकृत छोटे नमूने का उपयोग करना असामान्य नहीं है। अन्य कारक जो यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि पर्याप्त नमूना आकार का क्या माना जाता है, वे हैं रुचि के कारकों और कारकों की संख्या से संबंधित जनसंख्या की विविधता। वो क्या है? कारकों और कारकों की संख्या से संबंधित जनसंख्या की विविधता। व्यक्तियों में जितनी अधिक विविधता होती है और जितने अधिक कारक मौजूद होते हैं उतना ही बड़ा नमूना जो प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि व्यक्तियों में जितनी अधिक विविधता होगी उतने ही अधिक उनमें कारक मौजूद होंगे और उतने ही फिर हमें बड़ा नमूना चाहिए होगा उनसे उनकी कैलकुलेशन निकालने के लिए, नमूना तैयार करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए उतने ही बड़े नमूने की आवश्यकता होती है। लास्ट टॉपिक बचता है हमारे इस चैप्टर का नमूनाकरण त्रुटि। नमूना त्रुटि जनसंख्या पैरामीटर और नमूना आंकड़ों के बीच का अंतर है। यानी नमूना जो त्रुटि है उसको क्या कहते हैं? वो जनसंख्या का जो पैरामीटर है और नमूने के जो आंकड़े हैं उनके बीच का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नमूनाकरण त्रुटि। नमूना त्रुटि आपके नमूने की औसत राजनीतिक दृष्टिकोण रेटिंग और भारत में सभी स्नातक छात्रों की वास्तविक औसत राजनीतिक दृष्टिकोण रेटिंग के बीच का अंतर को ही हम नमूना त्रुटिकरण कहते हैं। नमूनाकरण त्रुटियां तब भी होती हैं जब आप यादृच्छिक रूप से चयनित नमूने का उपयोग करते हैं, और ये त्रुटियां जब भी होती हैं जब हम जो चयनित नमूने हैं उनका उपयोग करते हैं, जब भी ये त्रुटियां होती हैं। इसका कारण ये है कि यादृच्छिक नमूने साधन और मानक विचलन जैसी संख्यात्मक उपायों के संदर्भ में जनसंख्या के समान नहीं है, और क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य नमूने से लेकर आबादी तक के निष्कर्षों को सामान्य बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि नमूने में कोई भी त्रुटि न हो या त्रुटियां कम हो तो उसके लिए आप नमूने का आकार बढ़ाकर नमूने त्रुटियों को कम कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो चैप्टर करवाऊंगी मैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट सभी बच्चों को हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी